कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा, मतलब किस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, उसके बाद किसका, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। एनियाक सबसे पहले, उसके बाद पीडीपी 8, एनसीआर 395, एप्पल सेकंड। ये हो जाएगा आपका, लाइन से ये है, ठीक है। कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर में। आपका टाइम मैं बिल्कुल बेकार नहीं करूंगा। हम लोग यहाँ पे फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखपाल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन मचली और जे एस्पर एकर्ट। एडवेक का पूरा नाम बताइए कौन सा है? एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये हो जाएगा एडवेक का पूरा नाम। कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है? ये हो जाएगी मशीन स्तर की भाषा, हो जाएगी कंप्यूटर की मूल भाषा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है? असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे निर्देशों को रिलोकेट करने योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्राम है। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा प्रोग्राम है। असेंबली कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में रहता है? नहीं, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, अगला देखो। तीसरा पॉइंट है आपका कि विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल है। ये भी सही बात है। तो मतलब आपका पहला सही था, दूसरा गलत, पहला सही, तीसरा सही। मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया है। तो ये असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग करके। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था? यह कौन सा हो जाएगा? यूनिवेक फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा आपका? यूनिवेक फर्स्ट। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? यह हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे पास्कलाइन। क्या कहते थे? पास्कलाइन कहते थे। निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? देखिए, हनीवेल 400 है, ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। हनीवेल 400 ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आपसे पूछा गया, ये हो जाएगा जॉन वन न्यूमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तारों का एक सेट है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबद्ध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। तो कौन है ये? बस। कौन सा हो जाएगा? बस तारों का एक सेट है जो दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अंकगणितीय संक्रियाएं और तार्किक संक्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? ये है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये कहते हैं ALU। किसके द्वारा की जाती हैं? ALU, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। निष्पादित हो रहे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? निष्पादित हो रहे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग। अभिकथन है SSD HDD की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है।
एसएसडी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, जबकि एचडीडी यांत्रिक भागों पर निर्भर करता है। ये भी सही है, मतलब दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, आगे देखिएगा। पूछा गया है कि कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही है। कैश मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, सही बात। कैश मेमोरी बार बार उपयोग होने वाले डेटा को संग्रहित करती है, ये भी सही बात। कैश मेमोरी सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है, नहीं। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी नहीं, वोलेटाइल होती है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर। आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक स्टोरेज माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी फ्लैश मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये कैश मेमोरी का उपयोग, किसका? कैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। आपसे पूछ रहा है प्रिंटर और उसकी विशेषताओं को मतलब सुमेलित करना है। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, 3D प्रिंटर। तो उसको मिलाइएगा। देखिए इंकजेट होता है तो क्या करता है, इंक की बूंदे मतलब कागज पर तरल स्याही की बूंदे छिड़कता है, ये हो जाएगा पहला। ठीक है। 3D प्रिंट, ये देखिएगा 3D प्रिंटर क्या कहता है आपका। 3D प्रिंटर जो है वो भौतिक त्रिआयामी वस्तु बनाता है, 3D हो जाएगा। अब बचा आपका कौन सा है, लेजर और डॉट मैट्रिक्स। लेजर में होता है कि टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है इसमें, और डॉट मैट्रिक्स होता है इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, जो स्याही रिबन पर चिपक कर पिन मारकर प्रिंट करता है। चारों हो गए, ठीक है। 22 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, मिलान करना है फुल फॉर्म का। देखिए सीपीयू, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो जाएगा। पी रोम, ये हो जाएगा प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और पीसीबी, ये हो जाएगा आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, आगे देखिए। ये आपको मिलाना है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिएगा। किलोबाइट, किलोबाइट में 1024 बाइट्स। गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, और मेगाबाइट में 1024 KB। ठीक है, किलोबाइट। मिल गया आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीपीयू के बारे में कौन सा गलत है, आपसे पूछा गया है। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, सीपीयू को नहीं, ये नहीं है। तो ये गलत हो गया आपका पहला ही। आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है, ये भी सही है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है, ये भी सही है। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये डिस्क सतह में डिस्क पैक पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वेप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी। डीपीआई का मतलब क्या है? डीपीआई का मतलब है डॉट्स पर इंच। एएलयू का प्राथमिक कार्य क्या है? एएलयू का प्राथमिक कार्य है गणना और तार्किक संक्रिया करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वह सॉफ्टवेयर जिसे प्रतियों के पुनर्वितरण के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है उसे कहते हैं शेयरवेयर। एसएसडीएस के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बताइएगा कौन सा कथन सही है। अनुक्रमित डेटा एक्सेस
के लिए एसएसडी की तुलना में धीमी होती है? नहीं, तेज होती है। एसएसडी एनएनडी आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, सही है। एसएसडीएस में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, उन्हें एचडीडीएस की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, सही है। एसएसडी जो है एचएसडी की तुलना में कम बिजली का खपत करती है, ये भी सही है। मतलब दूसरा तीसरा चौथा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा पहले। मिलान करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, मिलान कीजिएगा इसका। अब समझिएगा पहले, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पूरा देखिए सही से। दी गई भंडारण प्रौद्योगिकियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से मिलाइएगा। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, देखिए मिलाइएगा। ई पिरोम, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, इरेजेबल, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, मतलब विद्युत से, ये हो जाएगा आपका विद्युत वाला, विद्युत रूप से मिटाने योग्य हो जाएगा, ठीक है। ए का चार किस में दे रखा है ना, तो इसमें किसी में नहीं, इसमें दे रखा है, तो ये वाला देखो, इसी को मिलाओ पहले। एन वी एम ई, ये क्या है, ये पीसीआई एक्सप्रेस बस के माध्यम से सिस्टम को सब ये हो जाएगा, छोड़ती है। एच डी डी और डी रैम, ठीक है, तो एच डी डी आपका क्या हो जाएगा, मूविंग पार्ट्स टू मेक स्टोरेज, डी रैम तेज वोलेटाइल मेमोरी। मिल गया आपका, याद कर लीजिएगा इनको सही तरीके से। आगे देखिए आप लोग, कंप्यूटर सिस्टम में रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका है? उपयोगकर्ता जनित फाइलों दस्तावेजों को संग्रहित नहीं करना। नेटवर्क कनेक्शन प्रतिबंधित करना, नहीं, ये भी नहीं है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना, हाँ, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है, कौन सी, मतलब जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती हो जाएगा पेजिंग, क्या हो जाएगा आपका, पेजिंग हो जाएगा। इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीक जो द्वितीयक मेमोरी में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है ताकि बाद में निष्पादन हो सके, उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया, उसे कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर होता है? ये हो जाएगा टेराबाइट के। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? डेटा बनाए रखने के लिए डी रैम को बार बार समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डायनेमिक होती है, इसको होती है। रोम स्थायी रूप से फर्मवेयर निर्देशों को संग्रहित करता है, ये भी सही है। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज अधिक महंगी होती है, ये भी सही है, स्टैटिक वाली जो होती है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती होती है, नहीं, ये गलत है, तो आपके गलत पूछा गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है। देखो, जीपीयू ग्राफिक्स वाला हो जाएगा, ग्राफिक्स और वर्चुअल डेटा को संबंधित प्रोसेस है। रैम एसएसडी सीपीयू, ठीक है। देखिए सीपीयू क्या करता है, निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। एसएसडी क्या है? एसएसडी आपकी हो जाएगी स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, और रैम हो जाएगा सक्रिय प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण। 38 नंबर देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, 38 नंबर को सही से समझिएगा। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है या असत्य। पहला पढ़ता है कि सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर वाष्पशील होती है। और दूसरा है सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप कैश और रैम चिप हैं। ये आपके यहाँ पर दो दे रखे हैं, ठीक है। तो आपका ये वाष्पशील है क्योंकि ये सब सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो पहला तो सही है आपका, ये तो सत्य है, लेकिन ये वाला असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैच कराना है आपको यहाँ पर, चलिए मैच कराते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बिट, बिट क्या होती है कि सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, 0 1 को दर्शाती है बिट, ये होती है बिट। बाइट क्या होती है, 8 बिट्स से मिलकर बना होता है बाइट, ये हो जाएगा। किलोबाइट 1024 बाइट्स, ये हो जाएगा किलोबाइट।
मेगाबाइट 1024 मेगा किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है, और गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट। हो गया। आगे देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? बताइएगा। ये कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क इकाई एएलयू क्या काम करती है? एएलयू ये अंकगणितीय और बूलियन तार की गणना करती है, एएलयू। कंप्यूटर का सीपीयू लाखों छोटे स्विचों से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो ये हो जाएगा आपका डेटा पाथ। कंप्यूटरों के संदर्भ में पीओएसटी का क्या अर्थ है? पोस्ट। ये हो जाएगा आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट की फुल फॉर्म है ये। आगे देखिएगा, प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है यहाँ पर हमें, ठीक है, मिलाइएगा। एमोलेड, एलसीडी, रेटिना डिस्प्ले और ई इंक, ये है आपका, ठीक है, मिलाइएगा। एलसीडी देखिएगा सबसे पहले। एलसीडी क्या होती है? बैकलिट, बजट डिवाइसेस में सामान्य होती है। एमोलेड क्या है? जीवन संगत वास्तविक काल ये होता है, ठीक है। रेटिना डिस्प्ले क्या हो जाएगा आपका? उच्च पिक्सल घनत्व होता है, ये वाला हो जाएगा आपका। और ई इंक क्या हो जाएगा? कम पावर, ई रीडर्स में उपयोग होता है इसका, टी का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखो पहले, कौन सा कथन सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में, कौन सा कथन गलत है? एमआईटी लाइसेंस के लिए सामान्यतः संशोधनों को सार्वजनिक करना आवश्यक होता है, ये गलत है। जनरल पब्लिक लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से संशोधित और पुनर्वितरण करने की अनुमति देता है, ये देता है। अपाचे लाइसेंस व्यावसायिक उपयोग और संशोधन की अनुमति देता है, बिना संशोधित सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य किए, ये भी सही है। प्रोपाइटी प्रोपाइटी सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर के पुनर्वितरण और संशोधन को प्रतिबंधित करते हैं, ये भी सही है। आगे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगी आपकी कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। कौन सी हो जाएगी? कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ये निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आप लोग, पूछा गया है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन इसके। कार्य क्या होता है? तो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करना, ये इसका होता है। तो विंडोज 10 में किसी प्रक्रिया या क्रिया को अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना है आपको अगला क्वेश्चन, विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच जल्दी स्विच करने की अनुमति देता है, सही बात है। कार्य बता रहा है कि टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतम अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा नहीं, जेपीजी, पीएनजी, गिफ ये है, लेकिन डब्ल्यूएमए नहीं है, ये नहीं है। निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका लिनक्स। लिनक्स जो हो जाएगा ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आगे देखिएगा, एक से ज्यादा खुली हुई विंडोज के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सी बोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ALT+Tab, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपका है कि फेट का पूर्ण रूप क्या है। क्या कह रहा है कि फेट का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपका फाइल एलोकेशन टेबल। क्या हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। रिसाइकल बिन में भेजना नहीं है तो शिफ्ट प्लस डिलीट, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। देखिए इसमें आपको यहाँ पर मिलान करना है। प्रोग्राम लोडिंग, प्रोग्राम लोडिंग का काम है तो ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम कंप्यूटर शुरू होने से प्रोग्राम लोड करने की विधि जाएगी। लोडिंग मतलब लोड करने की विधि। प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट मतलब कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ होती है। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मतलब हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट प्रबंधन और निर्देशों का निष्पादन। हेल्थ इंडक्शन, ये हो जाएगा प्रोग्राम रोकता है और कंप्यूटर बंद करता है। कंकरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये हो जाएगा आपका मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाता है। इन चीजों को सही तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शो या हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। शो या हाइड करने की, ये हो जाएगी आपकी Ctrl+ESC। डेटा प्रोसेसिंग की विश्वसनीयता क्या होती है, किसे कहते हैं। ये कहते हैं वेरासिटी को। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। यह किया जाता है विंडो की प्लस ई। एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो की लगाते हैं प्लस ई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एरे एक डेटा प्रकार है जो समान प्रकार के डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। ठीक, और इसका कार्य दिया गया, एरे के तत्वों को इंडेक्स द्वारा संबोधित किया जाता है जो 0 से प्रारंभ होता है। ये है, तो यहाँ पर ये दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फाइल बैकअप क्या है। फाइल बैकअप क्या है। तो फाइल बैकअप क्या होता है कि डेटा की प्रति बनाने और संग्रहित करने की ये प्रक्रिया होती है फाइल बैकअप। ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिएगा आप लोग, MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, कर्सर को बाएं और टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, टेक्स्ट बोल्ड स्टाइल में फॉर्मेट हो जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अंत में मूव हो जाता है, या ये कुछ नहीं होता है इनमें से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड में लिखा हुआ है सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर प्रदर्शित सामग्री करने के लिए किया जाता है, जबकि इसका उपयोग सुविधा के उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के मेल तैयार करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा। देखिए MS वर्ड में हेडर जो हो जाएगा, सुविधा का उपयोग जो है प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए, जबकि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग मेल पत्र तैयार करने के लिए। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अगले देखिएगा, MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा, पेज नंबर किस मेनू के अंतर्गत आता है, हेडर, फुटर, पेजेस, होम, या इनमें से कोई नहीं। पेज नंबर ऑप्शन तो इनमें से तो किसी में नहीं आता है।
पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये हो जाएगी Ctrl+V। कौन सा विकल्प आपको एस एम एस वर्ड 365 में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? ये हो जाएगा लाइन स्पेसिंग। कौन सा हो जाएगा आपका? लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस एक्शन का उपयोग करेंगे? तो आप उपयोग करेंगे Shift+F3 का उपयोग करेंगे। MS वर्ड 365 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विकल्प कौन सा आपका सही है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। Ctrl+X का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कॉपी करने के लिए कॉपी करने के लिए नहीं होता है, Ctrl+C होता है, Ctrl+C। और मूव करने के लिए नहीं होता है, पेस्ट करने के लिए होता है। ये होता है काहे के लिए? पेस्ट करने के लिए। तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये दोनों गलत है। ठीक है, आगे देखिएगा। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो हो जाएगा आपका Ctrl+Shift+F, इसका उपयोग करते हैं। हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं? तो हम किस प्रकार से ला सकते हैं? Ctrl+Home पे दबाकर। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने या और व्यक्तिगत पत्र या लेबल तैयार करने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा आपका मेल मर्ज। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका होम में। कहाँ पर? होम। आगे देखिए। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग, स्पेसिंग को एक समान रूप से लागू करने की अनुमति देती है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फॉर्मेटिंग पेंटर। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। गलत कौन सा है? कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है, ये सही है। रिसोर्स किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जिसकी किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता होती है, ये भी सही है। कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है, सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर कुंजी है, ये भी सही है। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को कौन सा हटा देता है? तो इनमें से तो कोई नहीं है, ई वाला हो जाएगा सही। MS वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच फीचर कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए किस फीचर का एक्सेस करेंगे, देखते हैं। इसके लिए आपको रिव्यू टैब पे जाना है और स्पेलिंग और ग्रामर पर जाकर क्लिक करेंगे तो चेक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यदि किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा हो तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर किससे सुरक्षित कर सकते हैं? किससे सुरक्षित कर सकते हैं? तो पासवर्ड लगाकर सुरक्षित कर सकते हैं। बराबर स्थानों को बाईं ओर जंप करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Shift+Tab कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर विषय सूची बनाने में सक्षम बनाती है? ये हो जाएगा आपका स्टाइल्स। क्या हो जाएगा? स्टाइल्स। निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया, इसका परिणाम क्या है? फैक्टोरियल 0 का मान 0 होता है। फैक्टोरियल 3, 3 दूनी 6, ये फैक्टोरियल है तो 3 दूनी 6, 1 6, ये इसे उल्टा चलता है तो ये हो जाएगा 6।
पाँच का हो जाएगा, 5 को 20 तिया 60, दूनी 120, एकन 120, ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो देखिएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर। एक फैक्टोरियल 0 है, एक फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 तो हो जाएगा आपका 5 को 20 तिया 60, 60 दूनी 120, ये तो 120 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इसका मतलब होता है कि जीरो मतलब एक तक चलना होता है। अब फैक्टोरियल 0 की बात करते हैं अभी, ठीक है, तो एक तो 126 हो जाएगा, साथ साथ में 1 मिनट हो जाएगा खाली आप लोग। ठीक है, इतना तो ये हो गया। और आपका फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है एक, ये याद कर लीजिएगा, ये एक होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 3 6 1 7, 127 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर देखिएगा आप लोग, कि 83 नंबर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन को मिलाना है आपको। मेल मर्ज क्या करता है, मेल मर्ज, मर्ज करना, ये हो जाएगा मर्ज करना। मेल मर्ज का काम क्या होता है, मर्ज करना। पिवट टेबल क्या करता है, पिवट टेबल जो है वो क्या करता है, वो आपको डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण देता है। ट्रैक चेंजेज, ये क्या करता है, दस्तावेज संशोधनों को ट्रैक करने की कोशिश, ट्रैक का ट्रैक हो जाएगा ये आपका। वी लुकअप, किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, 84 नंबर, इसको समझिएगा, विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। अब एक कथन ए है आपका, एमएस एक्सेल में पिवट टेबल बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण में सक्षम करते हैं, ये सही है। तो कारण पिवट टेबल उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्र लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्रित करने की अनुमति देते हैं, ये भी सही है आपका। ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएंगे ये तो। एमएस एक्सेल के बारे में कथन, गलत कथन की पहचान करनी है। आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग वर्कशीट सेल को सुरक्षित कर सकते हैं, ये तो सही है आपका। एक्सेल चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कलम हो सकते हैं, ये गलत है। एक्सेल उपयोगकर्ताओं को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, सीलिंग 7 5, ये आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा। देखिए, सीलिंग का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ढूंढना होता है आपको। सीलिंग मतलब ऊपर हो, पाँच, पाँच का मल्टीपल ढूंढो जो 10 इस संख्या से एवं भी हो, कम ना हो। ठीक है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, 700 पता है। और पूरा तरीके से कंप्लीट डिवाइड भी हो, 5 से डिवाइड हो कंप्लीट, तो बड़ी संख्या कौन सी होती है, कंप्लीट डिवाइड हो, तो 10 ही होगी, यहाँ पर 10 होगी, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। एमएस एक्सेल संदर्भ में कथन जो सही है उसकी पहचान करनी है आपको। यहाँ पर कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान कीजिएगा। निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ को लॉक करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन तो सही है, लॉक करने के लिए। अगले देखिएगा, 88 नंबर, सब टोटल 9 A1 से लेकर A10 तक किस प्रकार से बराबर सम A1 A10 से भिन्न है, मतलब ये किस प्रकार से, ये जो है वो इस किस प्रकार से इससे भिन्न है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिएगा, सब टोटल जो होता है वो मैन्युअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों यानी फिल्टर के साथ को अनदेखा करता है। ठीक है, कौन, सब टोटल। आगे देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। एमएस एक्सेल फॉर्मूला जो होता है उसका परिणाम क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है। देखो, आपको बताना है इसका परिणाम क्या हो जाएगा। अब इसको पहले पता क्या करता है, इसको डिवाइड करना होता है। देखो कैसे, पहले इधर चलता है ये, ठीक है, 8 4 है, तो देखिए 4 1 4, 4 दूनी 8, दो दो आ गया, 2 1 2, 2 1 2, ये दो, एक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर एक। इस प्रकार काटते हैं इसको, देखो समझ लो पहले। 8, ये 4, ये 4, दो भाग दीजिएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, दो आ जाएगा, तो 2 2 2 1 2 1, तो एक आता है इस प्रकार से।
ये वाला देखो 1 - 2 भाग 2, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 0 का 1 सम करेंगे तो कितना जाएगा 1। आगे देखिएगा, MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या आप जानते हैं, 1 लाख, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,48,576 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटा देता है? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को कौन सा हटा देता है, आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लीन, क्लीन कर देता है। MS एक्सेल में राउंड 5, 6, 7, 8 2 क्या लौटाता है, आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे बताओगे? तो ये राउंड मतलब ये 2 अंक तक ले जाना है इसको, ठीक है। 2 अंक तक ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5, ये इतना बचेगा आपका 5.67, लेकिन लास्ट का अंक 5 से अधिक है, 8 है यहाँ पर, तो इसका 1 अंक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 5.68। मैथ में जानते होंगे आप, ये यही मैथ वाला ट्रिक यहाँ पर लगता है। एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सूत्र, ये एक समीकरण है। आगे देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? मिड लाइब्रेरी 4, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। अब उसको बात सही समझना, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले देखो लाइब्रेरी में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 7 अक्षर हैं, तो चौथे पे जाओ पहले। चौथा कहाँ पे जाए, 1 2 3 3 हटा, चौथे पहुंचेंगे हम लोग आर पर, तो आर, और इसके बाद 2 अक्षर लेने केवल, तो आर हो जाएगा, आर के बाद में जाएगा ए, बस, तो आर ए आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 95 देखो आप लोग, ये चिन्ह क्या दर्शाता है? एक्सेल फॉर्मूला में ये वाला चिन्ह जो है वो आपको क्या दर्शाएगा, ये आपसे ये पूछा गया है। ये एक बार एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है, ये हो जाएगा। कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। देखिए मजबूत, खतरनाक कौन सा लग रहा है आपको, ये वाला, तो यही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 97 नंबर, यही तो है आपका 97, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, चलिए मिलाइए, लाना है। ऑटो रिस्पॉन्डर, संग्रहण, पढ़े हुए के रूप में संचित करना, फिल्टर या नियम, ये 4 है इसमें, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्डर क्या है? ऑटो माने स्वयं से, स्वचालित उत्तर देता है, पहला ही हो जाएगा इसका। तो संग्रहण क्या होता है? बिना डिलीट किए, बिना इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए ले जाता है, ये हो जाएगा संग्रहण। पढ़े हुए के रूप में चिन्हित करना, ईमेल को पहले से देखा गया के रूप में सेट करता है, ये हो जाएगा। और फिल्टर नियम क्या हो जाएगा आपका? मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से फोल्डरों में व्यवस्थित करना। ईमेल एड्रेस यूआरएल में बदलाव करके पीड़ितों को धोखा देने की विधि है, जबकि इसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को छलने की विधि है। पहले ऑप्शन देखिएगा इसके, देखिएगा, स्पूफिंग जो है वो ईमेल एड्रेस में बदलाव करके पीड़ितों को धोखा देने की विधि हो जाएगी, जबकि फिशिंग क्या है? संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को छलने की विधि, ठीक है। दोनों याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका ईमेल डोमेन का सबसे संदिग्ध उदाहरण। फॉर्म वाले सब सही हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को ही करेंगे, इसके आगे की वीडियो में आपको और आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो SMTP ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भेजने के लिए। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है।